Hello guys, welcome to BioQuest, and this is going to be the last video on DNA replication. Today we finish DNA replication और इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आपके कुछ इस तरीके से हैं. Replication initiation in eukaryotes, then we will be moving to Okazaki fragment maturation in both prokaryotes and eukaryotes. After that, the last part, that is finishing replication, or you can say termination of replication in prokaryotes and eukaryotes. Then we will be looking at a special case, the end replication problem. It is seen in eukaryotes where there is linear chromosomes. And then the last topic is going to be telomerase. Telomerase, we will be discussing its structure, function, and control. So in the previous video, we discussed a few things. We discussed the DNA pol 3 holoenzyme. Okay, and after that we moved to the DNA synthesis at replication fork. We done that, and then we moved to the prokaryotic initiation of replication. Okay, prokaryotic initiation. So these part are done, and so today we will be moving to initiation of DNA replication in case of eukaryotes. So if we talk about again last time, if you remember correctly, देर आर यूजुअली इनिशिएशन में आपके दो चीजें जो हैं आपकी इन्वॉल्व होती हैं. एक आपके पास होता है इनिशिएटर प्रोटीन होगा आपके पास एक, और दूसरी आपके पास जो है प्रेजेंट होती है आपके पास रेप्लिकेटर सीक्वेंस. ठीक है, ये डीएनए के ऊपर है आपकी रेप्लिकेटर सीक्वेंस, और इनिशिएटर प्रोटीन है वो इसके ऊपर आके बाइंडिंग होगी. ठीक है, ये जो बाइंड करेगा आपका, ये रेप्लिकेटर सीक्वेंस की बात पे बाइंड करेगा. अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो जो आपकी रेप्लिकेटर सीक्वेंस है, मैं अगर सैक्रोमाइसिस सर्विशिया की हम यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर होता क्या है, रेप्लिकेटर सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होती है. ये आपकी लगभग 100 बेस पेयर की होती है. ठीक है, अगर इकोलाई में आपको याद हो तो इकोलाई में मैंने बताया था आपके पास दो रीजन होते हैं. एक तो एटी रिच रीजन होता है जिसके अंदर अनवाइंडिंग होती है, और दूसरा होता है आपका जो आपका बाइंडिंग रीजन है, जो आपका इनिशिएटर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही केसेस हैं. यहाँ पे आपके पास साइट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दो. ठीक है, इस साइट को बोला जाता है B2, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास दो साइट्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. ये साइट है आपकी B1 और ये साइट है आपकी A. तो यहाँ पे जो ये दोनों हैं आपकी, यहाँ पे आपका इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करेगा, और जो B2 साइट है यहाँ से आपका जो डीएनए अनवाइंडिंग है वो शुरू होगी. ये आपका AT रिच रीजन है. तो ये तो हुआ जी रेप्लिकेटर सीक्वेंस. अगर आप एक और चीज का ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपका रेप्लिकेटर सीक्वेंस है वो थोड़ा सा सैक्रोमाइसिस सर्विशिया के केस में थोड़ा सा छोटा है. यहाँ पे 100 बेस पेयर का है. इकोलाई के अंदर जब हमने पढ़ा था तो हमने जो रेप्लिकेटर सीक्वेंस थी वो आपकी लगभग 245 बेस पेयर लॉन्ग थी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी लंबी होती है इकोलाई के केस में एज कंपेयर टू सैक्रोमाइसिस सर्विशिया. इसके साथ हम बात करते हैं आपका इनिशिएटर प्रोटीन. तो इनिशिएटर प्रोटीन वहां पे जैसे कि अगर आपको याद हो तो जो इनिशिएटर प्रोटीन है आपका प्रोकैरियोट के केस में वो था आपका डीएनए ए. उसके बाद यहाँ पे जो आपका इनिशिएटर प्रोटीन है वो होता है आपका ORC. ORC stands for origin of ORC stands for origin recognition complex. So as you can see, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन्स जो हैं आपके इन्वॉल्व है. तो ORC जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ओके, सो देखिए एक चीज जो है यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर आपको लीनियर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं. अब लीनियर क्रोमोसोम्स में एक दिक्कत है. हमारा जो क्रोमोसोम है, यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं. सो यहाँ पे आपको मल्टीपल रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस चाहिए होती हैं. क्या चाहिए होंगे आपके? मल्टीपल रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस. मतलब कि कहीं लगा लीजिए ये आपका पूरा यहाँ पे मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं बना रहा हूँ, ये सिंगल स्टैंड समझ लीजिए. ये आपका एक लीनियर क्रोमोसोम है यूकैरियोट का और काफी लंबा है. तो यहाँ पे आपको कई जगह पे आपको रेप्लिकेटर सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. लगा लीजिए पहली रेप्लिकेटर सीक्वेंस यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, और फोर्थ वन आपकी यहाँ है. इनके बीच में आमतौर पे दूरी लगभग 30 kb की होती है. ये 30 किलो बेस पेयर जो है एक दूसरे से दूर होती हैं. 1 किलो बेस पेयर में बड़ी कॉमन चीज है 1000 बेस पेयर आपके होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 30 kb. तो अब
एक चीज जो कि मैं हमेशा जब मैंने पहली बार पढ़ी तो एक डाउट मेरे मन में हमेशा आता था। वो डाउट क्या होता था कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को कैसे पता लगता है कि रेप्लिकेशन पूरी हो चुकी है। मतलब हमें एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास जो यहाँ पे यूकैरियोट है उसका क्रोमोसोम लीनियर है और इसके अंदर पूरे डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होनी चाहिए, वंस, सिर्फ एक बार होनी चाहिए, एंड ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, उससे कम होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम दोनों केसेस को देखते हैं। लगा लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अभी ये इसने रेप्लिकेशन की नहीं है। तो हम दोनों केसेस देखेंगे। अगर रेप्लिकेशन एक से ज्यादा बार होगी तो क्या होगा, और रेप्लिकेशन एक से मतलब अगर कोई सेगमेंट अनरेप्लिकेटेड रह जाता है तो उस सिनेरियो में आपको क्या होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर एक से ज्यादा बार मल्टीपल रेप्लिकेशन होगी, मल्टीपल रेप्लिकेशन आपके पास देखने को मिली, तो उसकी वजह से ये बहुत ही जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए कैटास्ट्रॉफिक होगी, बहुत ही जो है मैं कहूंगा खतरनाक होगी। यहाँ पे उसके अंदर काफी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डीएनए सेगमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स आपकी उसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, डीएनए सेगमेंट की आपकी मल्टीपल कॉपी होंगी। अब मल्टीपल कॉपी होंगी तो आपके पास मल्टीपल जीन्स होंगे, और जो कि एक सेल के लिए मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन होंगी आपके पास। तो ये जो है सेल के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमें एक से ज्यादा बार भी रेप्लिकेशन नहीं करनी है और एक से कम बार भी नहीं करनी है। एक से कम बार मतलब लगा लीजिए इसकी रेप्लिकेशन होती है तो आमतौर पे नॉर्मल कंडीशंस में कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये आपकी एक नॉर्मल रेप्लिकेशन अगर होती है तो ये कंडीशन आएगी, ये इसको कहेंगे कि रेप्लिकेशन एक बार पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि एक से कम बार अगर हो तो क्या आपकी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो जाएगा। लगा लीजिए यहां तक कंप्लीट हो गई है, उसके बाद यहां तक भी आपकी रेप्लिकेशन जो है एक बार हो चुकी है। लेकिन आगे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो सेगमेंट है, जो मैंने छोटा सा सेगमेंट बनाया जो कि यहाँ पे आप अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन अभी तक हुई नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है सेल को, ये आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर के ऊपर दोनों तरफ से स्पिंडल जुड़ेंगे और वो इसको खींचेंगे, ठीक है जी। तो सिनेरियो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ये सेंट्रोमियर यहाँ से खींचा जा रहा है और ये सेंट्रोमियर आपका यहाँ से खींचा जा रहा है। तो ये दोनों बाकी जगह से तो ओके हैं, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपकी यहां आएगी जहां पे जो डीएनए है वो अभी तक रेप्लिकेट हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके पास। और ये कंडीशन जो है इसमें आपको एक ही आमतौर पे यहाँ पे आपको या तो ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है। तो इस वाली सेल में आपका जो डीएनए सेगमेंट है वो लॉस हो गया। क्रोमोसोम इसको बोलेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के दौरान यहाँ पे आपका क्रोमोसोम टूट जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रेक आ जाएगा। वो ब्रेक खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम में ब्रेक हो जाएगा जो कि अगेन सेल के लिए जो है बड़ा ही बुरा होगा। तो इस केस में हमारा काम क्या है, यूकैरियोट सेल का काम क्या है कि उसे ये चीज का ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक बार हो और सिर्फ एक ही बार हो, वंस एंड ओनली वंस। इसके लिए इसके लिए देखिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो रेप्लिकेटर हैं आपके, ये जो आपके ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको रेप्लिकेटर दिख रहे हैं, ये एक्टिवेट होंगे। तो इनमें से हर रेप्लिकेटर सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट होना चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा, ठीक है, सिर्फ एक ही बार। और ये रेप्लिकेटर जो एक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट होने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है, या फिर ये आपके पैसिव हो जाएंगे। या तो एक्टिवली आप इनको एक्टिवेट कर सकते हैं या आप इनको पैसिवली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपका ये वाला जो यहाँ पे रेप्लिकेटर है ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये इनको हमने एक्टिवेट कर दिया, लेकिन ये जो बेचारा है बीच वाला ये रह गया। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर एक्टिवेट खुद से नहीं हुआ है तो ये क्या करते हैं, ये यहां से डीएनए रेप्लिकेशन जब शुरू करेंगे तो ये इसका सेगमेंट जो है, जो इसके हिस्से का डीएनए है उसकी भी रेप्लिकेशन ये दोनों जो इसके पड़ोसी हैं वो कर देंगे। तो इस केस में इसको कहेंगे कि ये एक्टिवेट तो हुआ है लेकिन पैसिवली हुआ है, क्योंकि इसका डीएनए जो है, लगा लीजिए यहां से यहां तक का जो इसका डीएनए था जिसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी इस रेप्लिकेटर की थी,
वो अगर ये खुद नहीं कर पा रहा है, ये खुद एक्टिव नहीं है, तो जो साइड वाले हैं आपका रेप्लिकेटर, ये वाला और ये वाला, ये इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक्टिवली मतलब खुद से ये अपने आप एक्टिव हो जाए। पैसिवली कि खुद एक्टिव नहीं हो पाया लेकिन पड़ोसी रेप्लिकेटर्स ने उसका काम कर दिया। लेकिन किसी भी तरीके से एक्टिवेट हो, एक रेप्लिकेटर एक ही बार एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा बार अगर वो एक्टिवेट हुआ तो आपके पास रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी। एक से कम बार हुआ तो आपकी रेप्लिकेशन जो है कम हो जाएगी। तो आपके पास ये दो कंडीशंस आ सकती हैं। इन दोनों कंडीशन से ही हमें बचना है। तो हमें पता है कि अगर सेल साइकिल आपको याद हो तो यहाँ पे हम सेल साइकिल एक्चुअली बना ही लेते हैं एक बार। लेट मी मेक अ सर्कल। ठीक है, तो आपकी सेल साइकिल कुछ इस तरीके की होती है। सेल साइकिल में आपके पास फेजेस होते हैं। सबसे लंबा फेज जो है वो आपके पास G1 होता है, जिसमें सेल प्रिपरेशन करती है डीएनए रेप्लिकेशन की। फिर आता है S फेज, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है। और फिर आता है G2 और आखिरी में आता है M फेज। तो G2 जो है वो सबसे लंबा है, 11 घंटे के आसपास होता है। S फेज में अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपका चेक पॉइंट आता है, जिसको हम G1 S चेक पॉइंट बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो और सिर्फ एक ही बार हो। होता क्या है, हम देखते हैं एक्चुअली, इसको हम पूरी प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या होने क्या जा रहा है। तो मैं यहाँ पे, मुझे सबसे पहले एक डीएनए जो है बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए कि ये आपका जो है डीएनए है। और ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसके ऊपर है आपकी रेप्लिकेटर सीक्वेंस। यहां से यहां तक क्या है आपकी, ये है आपकी रेप्लिकेटर सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आके एक मैंने बताया था ना, रेप्लिकेटर पे कौन बाइंड करेगा, इनिशिएटर बाइंड करेगा। तो इनिशिएटर यहां पे क्या होता है, ORC। तो ये आपका ORC आया है, इसने यहां पे बाइंडिंग की है। ठीक है, ORC जो है वो ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करता है कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आपके पास ORC आता है, तो ORC जो है वो दो प्रोटीन्स को यहाँ पे लोड करेगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे इसकी कॉपी करनी पड़ेगी, तो जस्ट अ सेकंड। हम, क्योंकि ये डीएनए में बार बार बनाना नहीं चाहता, ये बार बार यूज होगा यहाँ पे, तो मैं इसकी कॉपी करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि मैं बार बार यूज कर सकूं इसको। ओके, सो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका जो ORC है वो रिक्रूट करता है दो हेलिकेज लोडर को। यहाँ पे सबसे पहले किसको बुलाएगा ORC, आपका हेलिकेज लोडर को। यहाँ पे जो आपका ORC है इसके साथ ATP जुड़ा हुआ है। ठीक है, ATP जो है इसके साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने हेलिकेज लोडर दो मंगवाए जाते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो आता है आपका, इनफैक्ट मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा आपका। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका CDC6। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है आपका, इसके साथ यहाँ पे बाइंड करता है आपका, ये आ गया ORC के साथ बाइंड करने के लिए CDC6। तो सबसे पहला हेलिकेज लोडर आपने कौन सा बुलाया, CDC6। एक और आने वाला है इसके साथ, ये हेलिकेज लोडर है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही ये आ जाएगा, इसके साथ एक इसका भाई है CDT1। ये भी हेलिकेज लोडर है। इन दोनों का काम है हेलिकेज को लोड करना। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे। अच्छा, जब आपका CDT1 आता है ना, तो CDT1 अकेला नहीं आता। CDT1 जो है आपका हेलिकेज को साथ लेके आएगा, ये हेलिकेज को आपके साथ लेके आएगा। और जो यूकैरियोट में हेलिकेज होते हैं वो होते हैं MCM27 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हेक्सामेरिक प्रोटीन है। अगेन मैंने बताया था हेलिकेजेस जो हैं हेक्सामेरिक प्रोटीन है। तो आपके पास यहाँ पे दो हेलिकेजेस आएंगे CDT1 के साथ। ठीक है, CDT1 आ रहा है, CDT1 इसके साथ अपने साथ लाया है हेलिकेजेस। तो हेलिकेजेस को बना लेते हैं। यहाँ पे लगा लीजिए, हेलिकेजेस जो है वो आपके आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम, ये आपका ये हेलिकेज लगा लीजिए जो ब्लू कलर में है आपके पास, और दूसरा आपके पास इसी के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होगा, ये आपका दूसरा हेलिकेज है। इनके साथ साथ बाइंड में क्या है यहाँ पे आपका है CDT1। सो कुछ इस तरीके से आपकी हेलिकेज जो लोडर हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। और अगेन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ATP बाइंड है इन दोनों के साथ। यहाँ पे भी आपका ATP जुड़ा हुआ है, इसके साथ तो ATP जुड़ा ही हुआ था, और इसके साथ भी आपका ATP जुड़ा हुआ है।
ठीक है। जब तक एटीपी इनके साथ जुड़ा हुआ है ये अपने एक्टिव फॉर्म में है। अगर एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके हमने एडीपी बना दिया तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखने वाले हैं यहां पे। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, एक एटीपी जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसा होते ही आपके जो CDC6 हैं और CDT1 हैं ये जो है आपके साइट छोड़ के चले जाएंगे। ये आपके साइट छोड़ के क्या होंगे, CDT1 जो है ये लीव कर जाएंगे। मैंने इसलिए यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ पे इनके आगे प्लस है, ठीक है। प्लस मतलब कि रिएक्शन में आ रहे हैं, माइनस मतलब जा रहे हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या बची, कंडीशन आपके पास कुछ बची इस तरह की। ओके, तो अब हमारे पास कंडीशन कुछ ये आ गई है। देखिए कंडीशन क्या आ चुकी है कि यहाँ पे आपके पास एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो चुका है और आपके हेलिकेजेस जो हैं वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। हेलिकेजेस जो हैं आपके जुड़ चुके हैं। ये आपका MCM2 कॉम्प्लेक्स है, MCM27 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये आपका हेलिकेज होता है और ये यहाँ पे जुड़ चुके हैं, हेलिकेज लोडर आए और अपना काम करके चल चुके। अब ये सब जो हो रहा है ना, ये हो रहा है आपके G1 रिएक्शन में, सॉरी G1 फेज में। ये सब आपका G1 फेज में होगा। हेलिकेज लोडिंग जो होती है वो G1 में ही हो जाएगी, जितनी भी होनी है। लगा लीजिए आपके पास 100 रेप्लिकेटर्स हैं और 100 के 100 रेप्लिकेटर्स पे लगा लीजिए 90 रेप्लिकेटर्स पे आपका जो है लोडिंग जो है हो चुकी है। तो और उसके बाद एस फेज शुरू हो रहा है। तो एस फेज में अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 में से सिर्फ 90 ही रेप्लिकेटर ऐसे हैं जो जिनके ऊपर हेलिकेज लोड हुआ है, तो वो तो आपके एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो बाकी 10 हैं वो इनएक्टिव रहेंगे। उनका काम इन्हीं 90 को करना पड़ेगा, ठीक है। जो बाकी के बचे हुए 10 हैं यही उनका काम जो है संभालेंगे। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हेलिकेज लोडिंग है वो G1 में ही होगी। एस फेज में कभी भी हेलिकेज लोडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे, अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए अब जैसे ही आपको पता है कि G1 से S फेज में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास CDKs आते हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो मैं ये सारे समझाऊंगा कौन से होते हैं CDKs, क्या फंक्शन करते हैं। तो CDK यहाँ पे करता क्या है, देखिए CDK करता क्या है, जब आपका CDK आ चुका है ये आपका यहाँ पे अब जो है एंट्री हो रही है आपके CDK की। CDK की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। इसके साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं DDK। जो DDK है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी DBF4 डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। डिपेंडेंट काइनेज ये एक प्रोटीन है आपका DBF4 है जो, और ये काइनेजेस है। अब काइनेजेस क्या होते हैं, देखिए ये टर्म बहुत बार आएगी तो मैं एक बार पहले ही आपको बताना चाहूंगा। जो काइनेज होते हैं वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स के ऊपर फोस्फोर, जो आपका फोस्फेट ग्रुप है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, एडिशन करना। किस चीज का, एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप। और क्यों करते हैं फोस्फेट ग्रुप का एडिशन, क्योंकि फोस्फेट ग्रुप का एडिशन मॉलिक्यूलर स्विचिंग में काम आता है। एक टर्म है यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्विचिंग, काफी देखिए अगेन कॉम्प्लेक्स लग रही है बट बहुत ही सिंपल है। मॉलिक्यूलर स्विचिंग, जैसे आपके घर में पंखा है और पंखे का एक स्विच होगा, अगर आपने स्विच ऑन रखा तो पंखा चल रहा है, ठीक है। ऑन है तो फैन चल रहा है, ऑफ है तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूलर स्विचिंग काम करती है। मॉलिक्यूलर स्विचिंग में लगा लीजिए कि आपके पास एक प्रोटीन है, वो अभी ऑफ कंडीशन में है। अगर आप उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट को निकाल देंगे तो वापस ऑफ हो जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि लगा लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक प्रोटीन है, उसके वो ऑन है लेकिन आपने उसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ दिया तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फॉस्फेट को हटा दिया तो वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो फॉस्फेट लगाने का काम कौन करते हैं, जिस भी जो फॉस्फेट लगाते हैं उन प्रोटीन्स को, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं काइनेजेस। और फॉस्फेट को हटाने वाले जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फेटेजेस, ठीक है। जो इस प्रोसेस को देखिए, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। और रिमूवल, इसके बाद जो अगली टर्म है हमारी वो क्या है,
फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप। ये होता है आपका कैसे, ये होएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन कौन कराते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं फोस्फेटेजेस, फोस्फेटेजेस, इनका काम होता है जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है उसको हटाना। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर स्विचिंग मतलब प्रोटीन को ऑन ऑफ करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे मॉलिक्यूलर स्विचिंग काम करती है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए जैसे ही सीडीके आएंगे यहाँ पे, सीडीके और डीडी जो ये दोनों है सीडीके और डीडीके, ये कब एक्टिवेट होंगे, ये आपके एक्टिवेट होते हैं एक्टिवेटेड इन एस फेज। तो हेलिकेज लोडिंग जो है आपकी जी फेज में होती है, G1 में, और उसका एक्टिवेशन करने के लिए जो सीडीके आते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं एस फेज में। मतलब अब जो है कहानी, इससे पहले की जो कहानी चल रही थी वो आपकी G1 में चल रही थी, अब जो कहानी चलेगी वो एस फेज में चल रही है। एस फेज आ गया है आपके पास, और इसी के साथ आगे हैं सीडीकेज। तो सीडीकेज जो है वो आके देखिए खुद कॉम्प्लेक्स पे तो नहीं जुड़ते, वो करते क्या है, वो दो और प्रोटीन्स को फोस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोटीन आते हैं आपके पास, SLD2 आता है आपके पास, SLD3 आता है आपके पास। सीडीके क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। अगर देखिए किसी एरो के ऊपर ऐसे प्लस का निशान लगाओ, इसका मतलब वो एक्टिवेट कर रहा है, और नेगेटिव हो या फिर ऐसा निशान हो, ठीक है, तो ऐसा निशान हो तो इसको, इसका मतलब वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। इसके ऊपर माइनस लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सीडीके है वो इन दोनों के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है और इनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये भाई एक्टिवेट होते हैं, ये अपने एक जोड़ीदार या फिर यू कैन से एक और प्रोटीन को अपने साथ बुला लेते हैं। ये रिक्रूट करते हैं किसको, DPB11। मैं जानता हूं प्रोटीन्स के नाम यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है बेसिक समझना जरूरी है यहाँ पे कि हो क्या रहा है। सो यहाँ पे आपका DPB11 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो तीन हैं आपके पास, SLD2, SLD3 और DPB11, ये मिलके किसको रिक्रूट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है, आपके पास SLD2 है फॉस्फोराइलेटेड, SLD3 है आपके पास, और आपके पास DPB11 है। ये रिक्रूट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को। ये क्या करेंगे, ये रिक्रूट करेंगे आपके डीएनए पॉलीमरेज को। और यूकैरियोट में हो रही है, तो हमें पता है यूकैरियोट के अंदर तीन तरह के पॉलीमरेजेस होते हैं आपके पास डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है, आपके पास डेल्टा होता है, और आपके पास एप्सिलॉन होता है। तो जो सबसे पहला पॉलीमरेज रिक्रूट किया जाता है वो होता है आपका एप्सिलॉन। तो ये जो तीनों प्रोटीन है ये रिक्रूट करते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन को। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे इसके साथ साथ और भी प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं, यही तीनों। इनके नाम है आपके पास जिन्स बोलते हैं इन प्रोटीन्स को, जिन्स जो है वो भी यहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। और उसके साथ साथ एक CDC45, ये आपको सेल साइकिल में देखने को मिलेगा, CDC45 दोबारा डीएनए। तो ये तीन प्रोटीन जो हैं आपके SLD2, SLD3 और DPB11, ये रिक्रूट करेंगे CDC45, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और जिन्स, और ये सब जाके आपकी इस साइट पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे ये तीनों जो हैं, सॉरी एक्चुअली ये सारा ही जो आपका ये पूरा सिस्टम बनता है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये 6 प्रोटीन ये, और इसके साथ साथ आपने ये वाला जो है, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, ये जो सारे प्रोटीन है ये यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हेलिकेज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे आपके, हेलिकेजेस जो हैं 2 हेलिकेजेस प्रेजेंट हैं आपके। ठीक है, ये हेलिकेज इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हेलिकेज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है CMG कॉम्प्लेक्स। अब आपके पास CMG कॉम्प्लेक्स जो है बन चुका है। CMG कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, 3 प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका जो फंक्शन है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, उनका अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जैसे ही CMG कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3 प्रोटीन आपके निकल जाएंगे। ओके, जो निकल रहे हैं आपके वो कौन से हैं, वो हैं आपके SLD2, जिन्होंने रिक्रूटमेंट कराई थी वो तीनों, SLD3 और DPB11,
11, जो ये 3 प्रोटीन है ये आपके रिलीज कर दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इन सब के आगे माइनस लगा रखा है। ओके, जैसे ही ये रिलीज करते किए जाते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेजेस एप्सिलॉन जो है, सॉरी माय बैड, जो आपका डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेजेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो ये आपके दोनों हेलिकेजेस हैं, ये हेलिकेज जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, हेलिकेजेस एक्टिवेटेड। और जैसे ही हेलिकेज एक्टिवेट होंगे वो डीएनए की अनवाइंडिंग करवाना शुरू कर देंगे। ओके, अब डीएनए की अनवाइंडिंग होगी है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आपका आ गया है, इसके साथ साथ बाकी भी आ जाएंगे जो आपके डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है जो कि प्राइमेज का फंक्शन करता है, यहाँ पे वो भी आ जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो भी आ जाएगा जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है। ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस है तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी आ जाएंगे। और इस तरीके से आपकी यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन है वो हो जाएगी। देखिए मैं मानता हूं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी लेकिन मुश्किल नहीं थी। देखिए अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ओआरसी कॉम्प्लेक्स जो है वो आके रेप्लिकेटर साइट पे बाइंड करता है, ये एटीपी, इसकी एटीपीएज एक्टिविटी होती है, ये रिक्रूट करता है हेलिकेज लोडर को CDC6 CDT1। CDT1 जो है वो हेलिकेज को साथ लाता है। हेलिकेज कौन है यूकैरियोट के केस में? आपका MCM27 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, CDC6 और CDT1 जो है वो निकल जाते हैं और ये आपका जो है रह जाता है। ये है आपका, यहां तक कहानी चल रही थी G1 में। उसके बाद जैसे ही S फेज शुरू होगा आपके CDK और DDK जो कि काइनेजेस है दोनों, वो आ जाते हैं। CDK जो है अच्छा मैं DDK का फंक्शन ही बताना भूल गया। DDK का फंक्शन होता है जो आपका हेलिकेजेस हैं उनको फोस्फोराइलेट करना। इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है? फोस्फोराइलेट हेलिकेज। ठीक है, ये हेलिकेजेस को फोस्फोराइलेट कर देता है। ओके, और CDK क्या करता है? SLD2 और SLD3 को फोस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों DPB1 को रिक्रूट करते हैं और फिर ये तीनों मिलके CDC45, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और जिंस, इन तीनों प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं। और जैसे ही इनकी रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। CMG कॉम्प्लेक्स बनते ही जो आपके रिक्रूटिंग प्रोटीन्स हैं SLD2, SLD3, DPB11 ये निकल जाएंगे, हेलिकेज एक्टिवेट हो जाएगा, डीएनए की अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी, डीएनए अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि G1 जो है उसके अंदर हेलिकेज की लोडिंग होगी सिर्फ। ठीक है, हेलिकेज की लोडिंग आपकी होगी G1 में। उसके बाद S फेज में हेलिकेज एक्टिवेट होगा, हेलिकेज एक्टिवेट होगा। तो ये प्रोसेस जो है ये इस चीज की वजह से, वो जो मैंने बताया था ना कि डीएनए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की जो रेप्लिकेशन है वो एक बार होनी चाहिए और सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए, वंस एंड ओनली वंस। तो ये चीज इस तरीके से संभाली जाती है कि मतलब दोनों स्टेप को अलग अलग फेज में कर देते हैं। हेलिकेज जितने भी लोड होने हैं वो G1 में हो जाएंगे और जितने लोड हो गए वो S आने पे वो सारे एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं होगा कोई भी। तो इस तरीके के साथ आपकी जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट की जाती है। अब आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यहां पे हम सबसे पहले बीच में लिख लेते हैं आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन। कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो जब कंप्लीट होते हैं, मैच्योरेशन का मतलब ये है ना कि कंप्लीट होने वाला है, मैच्योर होने वाला है, तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस होती हैं। तो आपके पास हम एक केस लेंगे आपका यहाँ पे प्रोकैरियोट का आपका, और इस साइड हम देखेंगे आपके यूकैरियोट्स को। दोनों में थोड़ा सा अलग होता है तरीका। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये लगा लीजिए हमारा टेम्पलेट है, ये आपके पास एक आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली आरएनए प्राइमर को हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से दिखाना चाहेंगे, ग्रीन कलर का आपका ये आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो आपका डीएनए का सिंथेसिस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका डीएनए सिंथेसिस जो है हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलर केस चला आ रहा है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे जो है आपका प्राइमर जुड़ा हुआ है और डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है। आपके 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है। तो डायरेक्शन जो है रेप्लिकेशन की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए होता क्या है कि जब
प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा पॉलीमरेज काम कर रहा है यहाँ पे? डीएनए पोल 3। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पोल 3 लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, ये यहां पहुंचता है ना, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां आ जाएगा, ठीक है, ये आपका यहां से हट चुका है, ये कंडीशन जा चुकी है, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां आ चुका है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस केस में आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 तो निकल जाएगा, डीएनए पोल 3 आपका जो है वो निकल गया है और एंट्री होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 की। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है आपका वो मैदान में एंटर करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसकी शेप हम थोड़ी सी अलग रखेंगे ताकि पहचानने में हमें आसानी हो। डीएनए पोल 3 जो है वो निकल चुका है और पोल 1 आ चुका है। तो ये करता क्या है, इसका बड़ा ही सिंपल फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है इसका? सबसे पहले यहाँ पे हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड रखनी पड़ेगी। तो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड तो वहीं की वहीं रहेगी। ये आपका 5 प्राइम था, ये आपका 3 प्राइम था। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमर जुड़ा हुआ है इसको एक बार यहीं रहने दीजिए। और इस केस में जो आपका डीएनए पोल 1 है वो आके यहाँ पे जुड़ेगा और ये आपका दूसरा प्राइमर है। तो पॉलीमरेज 1 जो है वो आके इस साइट पे ऐसे जुड़ेगा और वो क्या करेगा, आरएनए को, प्राइमर को रिमूव करेगा। ठीक है, प्राइमर रिमूवल कौन कर रहा है यहाँ पे? डीएनए पोल 1। ओके, प्राइमर को रिमूव करेगा। ठीक है, प्राइमर को रिमूव कर दिया जी, ये कर दिया हमने प्राइमर को रिमूव। ठीक है, आप प्राइमर को रिमूव करते ही ये जो पहले इतना था ना, इसको पूरा कर देगा और ये आपका यहाँ पे डीएनए पोल 1 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है, यहाँ पे एक निक बचता है। ठीक है, निक जो है आपका बचा हुआ है। इस निक को फिल करने का काम आपका करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आएगा, वो इसको, जो प्राइमर रिमूवल है वो हो चुका है, प्राइमर बाहर निकल चुका है, ये आ चुका है आपका प्राइमर यहाँ पे। और इसके बाद आता है आपका डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस निक को फिल कर देगा। तो कंडीशन कुछ इस तरीके की आएगी कि यहाँ पे ये जुड़ जाएगा पूरा, और जैसे ये चीज होगी आपका डीएनए पॉलीमरेज, इसका जैसे कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, अब ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो निक आपका कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से आपकी ओकाजाकी फ्रेगमेंट की मैच्योरेशन होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। काफी सिंपल था ना, आरएनए प्राइमर को निकाला, डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने गैप फिल किया, डीएनए लाइगेज आया, उसने निक को फिल कर दिया, डन। यूकैरियोट के केस में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, यूकैरियोट के केस में यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, एक चीज मत भूलिएगा, इनके पीछे यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप जरूर लगी होगी। स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो लगी होती है, ये आपकी स्लाइडिंग क्लैंप है। अब बात करते हैं यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट का तो काफी इजी और बेसिक था। यूकैरियोट में क्या हो रहा है इसको देखते हैं। देखिए यूकैरियोट में थोड़ा मजा आएगा, बिल्कुल अलग होता है थोड़ा सा। ये आपकी अगेन टेम्पलेट है आपके पास, ये आपका 3 प्राइम एंड है और ये आपका 5 प्राइम एंड है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइमर है और कुछ इस तरीके से आपकी डीएनए सिंथेसिस, ये तो हो चुका है, ये आगे नहीं दिख रहा हमें, तो ये मतलब कि हो चुका है। और यहाँ से पीछे से कोई हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, तो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो आ रहा है इस साइड से काम करते हुए अपना। इसके साथ भी देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपकी स्लाइडिंग क्लैंप मिलेगी। यूकैरियोट में जो स्लाइडिंग क्लैंप होती है उसका नाम होता है PCMA। ठीक है, यूकैरियोट के केस में। तो स्लाइडिंग क्लैंप के साथ ये भाई जो है अपना काम करते हुए यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है। तो देखिए स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में होगा क्या कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पहले तो यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया है, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, ये आपका क्या है, पोल डेल्टा, इसके साथ ये आपकी पीसीएनए रिंग यानी कि स्लाइडिंग क्लैंप लगी हुई है। अब इसके बाद होता है इंटरेस्टिंग केस, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा अभी। यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, जो आपका ये यहाँ पे प्रोटीन है, ये यहाँ पे इस प्राइमर को, इस स्ट्रैंड को, इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, ये जो आपके पास यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसको कर देता है जी डिस्प्लेस। कैसे? कुछ इस तरीके से आपके पास कंडीशन आ जाएगी। जस्ट लेट मी फिनिश दिस।
और यहाँ पे नीचे आपकी टेम्पलेट तो है ही, टेम्पलेट तो कहीं नहीं जा रही। ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और ये उसका स्लाइडिंग क्लैंप। ये जो है इसने इसको रिंग, ये जो आपका नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस होने के बाद अब कंप्लीट तो हो ही चुका है। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन आएगा जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक एंडोन्यूक्लियस है। इसको, ये जो कंडीशन बनती है ना, इसको बोलते हैं, ये जो चीज बनी है इसको बोला जाता है फ्लैप। टेक्निकल भाषा में इसको फ्लैप बोलेंगे आप। तो यहाँ पे फ्लैप को रिमूव करने के लिए आपके पास आएंगे फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, माय बैड, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आएंगे और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका, जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके वो कट लगाने आते हैं। ये आपका है एक फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। बेसिकली यहाँ पे आपको आमतौर पे फैन 1 देखने को मिलेगा। फैन 1 जो है एक तरह का फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है, वो आएगा और कट लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, कट लगाने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, अगेन आपकी टेम्पलेट स्ट्रेंथ तो बिल्कुल वही रहेगी। 5 प्राइम एंड है आपके पास, 3 प्राइम एंड है, यहाँ 5 प्राइम होना चाहिए और यहाँ 3 प्राइम। ठीक है, अब जो जैसे ही यहाँ पे आपका फ्लैप 1, यहाँ पे फैन 1 जो है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, वो कट लगाएगा, आपके डीएनए पॉलीमरेज जो है वो निकल जाएंगे। डीएनए पोल जो है वो आपका घर चला जाएगा, उसका काम हो चुका है। उसके साथ स्लाइडिंग क्लैंप भी रिमूव हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बची आपके पास फाइनली, कुछ इस तरीके की। यहाँ पे एक निक है आपके पास, ये बीच में निक बचा हुआ है। इस निक को फिल करने अगेन डीएनए लाइगेज आएगा और वो इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो जो आपका ये फ्लैप था ये कुछ इस तरीके से आपका अलग हो जाएगा। आरएनए प्राइमर और फ्लैप, इसको अलग कर दिया जाएगा। तो देखिए यूकैरियोट्स के केस में थोड़ा सा मैंने बताया ना, जो आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन है वो अलग तरीके से होती है आपकी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट में, और डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका चैप्टर है इसके आखिरी टॉपिक पे, जिसको मैं कहूंगा फिनिशिंग रेप्लिकेशन। कि रेप्लिकेशन को अब हम कर रहे हैं फिनिश। तो इसके दो केसेस होंगे। देखिए, प्रोकैरियोट में अलग तरीके से होती है रेप्लिकेशन की फिनिशिंग और यूकैरियोट में अलग। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट के ही केस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि प्रोकैरियोट के केस में जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन फिनिशिंग है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है सबसे पहली बात, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए है आपका प्रोकैरियोट का, वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रैंड भी बना लेते हैं। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आमतौर पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपका रेप्लिकेटर होता है, जिसके ऊपर आके यहाँ पे इनिशिएटर बाइंड करेगा। ठीक है, ई कोलाई के केस में जो इनिशिएटर था वो था आपका डीएनए ए था आपका, और ये आपकी जो है रेप्लिकेटर सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन शुरू होगी कुछ इस तरीके से। जस्ट सेकेंड, सर्कल जो है अच्छा बना नहीं हमारा, दोबारा कोशिश करते हैं। जो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये आपका रेप्लिकेशन बबल बन गया है और रेप्लिकेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम रेड कलर का यूज करेंगे। इसकी ये कॉपी बन चुकी है और इस टेम्पलेट की भी ये कॉपी बन चुकी है। जब फिनिशिंग होगी, आखिर में होगा क्या कि जब फिनिशिंग होती है तो आपके पास यहाँ से आप यहाँ आए और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ। कुछ इस तरीके का आपके पास सिनेरियो जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रैंड है और ये आपके पास 2 टेम्पलेट हैं। एक सर्कल कंप्लीट हुआ, दूसरा अच्छे से फिर नहीं बना। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, इसके साथ साथ इसकी जो नई स्ट्रैंड है वो भी आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पे सिनेरियो आप देख ही सकते हैं कैसा चल रहा है। अब इस कंडीशन को बोलते हैं जब, क्योंकि ये जो दोनों रिंग हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरवाइंड है, इस चीज को बोलते हैं कैटिनेशन। इस चीज को आप, इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ तक तो बिंदास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आसान कंडीशन है। ठीक है, जब 2 सर्कल आपके इस तरीके से जुड़े हों, जैसे मैजिशियन की आपने रिंग देखी होंगी, इस कंडीशन को बोलते हैं कैटिनेशन।
और इसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है डीकैटेनेशन। अभी हमें इन्हें अलग भी तो करना है ना, तो इस प्रोसेस अलग करने की प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं डीकैटेनेशन। डीकैटेनेशन में जो आपका यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि बहुत ही कॉमन एंजाइम है आपका, वो आएगा इनको सेपरेट करने के लिए, डीकैटेनेशन करने के लिए, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर आपको डीकैटेनेशन करनी है तो आपको काम आएंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 के फीचर्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये एटीपी का यूज करते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स भी लगाते हैं, मतलब ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ देते हैं। तो जो आपका टोपोआइसोमरेज 2 है वो क्या करेगा, ये हमारी जो दोनों डीएनए हैं इनको यहाँ पे ऐसे अलग कर देगा, और जो बैक्टीरिया है वो आराम से फिर आगे G2 फेज में जा सकता है और M फेज में जाके फिर वो फाइनली रेप्लिकेट कर सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया के केस में कुछ इस तरीके से कहानी चली, काफी सिंपल थी। ठीक है, यहाँ पे कैटिनेशन थी तो उसको रिमूव करने के लिए आपको डीकैटिनेशन करनी पड़ी। अच्छा, रेप्लिकेशन जहाँ पे एंड होती है ना, जहाँ पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट होती है, तो वहां पे जो साइट्स होती हैं उनको बोला जाता है टर साइट्स, TER साइट्स। ठीक है, सो ये था आपका सिनेरियो प्रोकैरियोट्स का, काफी सिंपल था। यहाँ पे आई थिंक इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यूकैरियोट्स के केस में कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कंडीशंस तो हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसके बीच में इसमें जो भी आरएनए प्राइमर यूज किए होंगे ना उनको रिमूव भी करना है। आरएनए प्राइमर जितने भी यूज हुए हैं उनको आपको रिमूव भी करना है। ठीक है, कहीं आरएनए प्राइमर को बीच में छोड़ दो। तो इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो कि हमारा आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा वन ऑफ द फेवरेट अगर मैं बात करूं, फिनिशिंग रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स के केस में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, फिनिशिंग रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो जैसा कि आपको पता है यूकैरियोट का क्रोमोसोम जो है सर्कुलर नहीं होता। सर्कुलर नहीं होता मतलब कि आपको पता है सर्कल का कोई किनारा नहीं होता, अ सर्कल हैज नो एंड्स एंड नो स्टार्ट्स। ठीक है, लेकिन हमारा तो लीनियर क्रोमोसोम है ना भैया, तो लीनियर क्रोमोसोम में तो दिक्कत होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे डायग्राम का यूज करूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा, मुझे ज्यादा डायग्राम्स यहाँ पे बनाने नहीं पड़ेंगे। ओके, सो तो यहाँ पे देखिए आपके पास जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। तो ये हो रही है जी आपका डीएनए फिनिशिंग रेप्लिकेशन टर्मिनेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो काफी सिंपल है, वैसे देखने में कुछ खतरनाक लग नहीं रहा ना, बड़ा ही आसान लग रहा है आपको। यहाँ पे तो ये आपकी टेम्पलेट है, ये दोनों एज अ टेम्पलेट यहाँ पे ग्रे कलर में शो करी गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है आपके पास, और ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। तो जैसे जैसे ये एंड की तरफ जाएगा हमें पता है कि यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट वैसे हमने अभी पढ़ा कि यूकैरियोट्स के केस में कैसे रिमूवल होता है। तो जैसे कि आपको पता है इसका रिमूवल हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता है आपको कहाँ आती है, जो आपका लास्ट 5 प्राइम एंड है वहां पे आपको सबसे पहले दिक्कत आनी जो है शुरू होगी। ठीक है, होगा क्या कि जब आप इस आखिरी वाले, मैं इनको, ये जो आखिरी वाला आपका आरएनए प्राइमर है, जब आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपका प्राइमर रिमूव होता है, लगा लीजिए ये आपकी टेम्पलेट है और यहां से आपने प्राइमर रिमूव किया, तो यहाँ पे आपका 3 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है। कुछ इस तरह की कंडीशन है, राइट। सो यहाँ पे होगा क्या कि अगर यहाँ से मैंने, मान लीजिए ये बीच से मैंने प्राइमर को गायब कर दिया है, तो इसको फिल करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेजेस आएंगे।
लेकिन हमें पता है कि पॉलीमरेसेस जो हैं वो दो चीज उनको चाहिए होती है, एक तो डीएनटीपी, डीएनटीपी तो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज उनको क्या चाहिए होती है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ठीक है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन चाहिएगा, या फिर अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो 3 प्राइम ओएच भी चाहिएगा। ये चीजें उसको चाहिए। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, इस केस में यहां पे ये रहा आपका प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन 3 प्राइम ओएच है, तो वो डीएनए जो आपका रिपेयर करने वाला है पॉलीमरेज, वो आएगा और इसको फिल कर देगा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पे आपको। ओके, लेकिन समस्या है जब आप इस लास्ट सेगमेंट को, ये आपका जो यहां पे आखिरी सेगमेंट है, इस सेगमेंट को जब आप फिल करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है ही नहीं, नो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ठीक है, ये कहां हो रहा है, ये जो आपकी न्यूली सिंथेटाइज डीएनए है उसके 5 प्राइम एंड पे जब आप आरएनए प्राइमर को रिमूव करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइमर तो यहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि रेप्लिकेशन लेगिंग स्ट्रैंड में इस तरफ चल रही है, तो यहाँ प्राइमर जो जुड़ा है इसको रिमूव तो कर दिया, रिमूव करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है ही नहीं। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जो रिपेयर का काम करता है, जो डीएनए पॉलीमरेज जो रिपेयर करने आएगा, वो फंक्शन कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो ये जो सेगमेंट है आपका ये मिसिंग रहेगा, ये वाला जो सेगमेंट है ये मिसिंग रहेगा। अब मिसिंग रहेगा तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मिसिंग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत पता है कब होती है, यहाँ पे मिसिंग रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये रेप्लिकेट करेगा। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो ये दिक्कत फिर आएगी। देखिए यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये रेप्लिकेट कर रही हैं, ये आपकी यहाँ पे ये वाली जो 1 स्ट्रैंड है, इसको नंबर दे देते हैं, एक्चुअली आसान रहेगा समझने के लिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो आपकी 1 स्ट्रैंड है इसको रेप्लिकेशन जब होगी इसकी, तो यहाँ पे जो नई बनी है आपकी नई स्ट्रैंड आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड जो आपकी 2 स्ट्रैंड है उसकी यहाँ पे ये एज ए टेम्पलेट काम कर रही है 2 स्ट्रैंड, तो 2 स्ट्रैंड जब टेम्पलेट बनेगी और उसके ऊपर नया डीएनए बनेगा तो वहां पे भी ये चीज मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके, जब आपकी 3 नंबर की स्ट्रैंड जो कि ऑलरेडी छोटी हो चुकी है, ठीक है, अब डीएनए है क्या, है तो क्रोमोसोम का पार्ट ही ना, तो क्रोमोसोम का ये वाला सेगमेंट मिसिंग है यहां से, तो इसकी जब रेप्लिकेशन होगी, ये है आपकी 3rd स्ट्रैंड यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे इस केस में क्योंकि यहाँ पे वो मिसिंग पार्ट है, तो यहाँ पे यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड छोटी हो जाएंगी, और जो आपका क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो गया, क्रोमोसोम जो है कट गया। ये होता कहां पे है, जो आपके क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं ना, उनके ऊपर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्रोमोसोम के एंड्स के ऊपर लगा लीजिए, ये आपके पास जो एक है क्रोमोसोम है, तो ये मैं फटाफट बता देता हूँ, ये सेंट्रोमियर है आपका। ठीक है, जो सेंटर में आपको मिलेगा, यूजुअली जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ये आपकी। ये आपके जो है एंड्स होते हैं ना जो क्रोमोसोम के, इनको बोला जाता है टीलोमियर। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टीलोमियर। इसको आइए इनफैक्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगेन मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है, और जो ये आपके किनारे होते हैं द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोला जाता है टीलोमियर। अब टीलोमियर जो है जैसे जैसे, क्योंकि कंडीशन जो है आपके पास कैसे आने लगी है, कंडीशन आपको अगर रेप्लिकेशन होती रहेगी तो ऐसी कंडीशन आती रहेगी। तो हो क्या रहा है, आपका क्रोमोसोम जो है जैसे जैसे रेप्लिकेट कर रहा है, आपका क्रोमोसोम जो है छोटा होता जा रहा है, पहले इतना था, अब कट के इतना रह गया, अगली रेप्लिकेशन में इतना रह जाएगा, फिर इतना रह जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेप्लिकेशन होती है तो जो आपका जो क्रोमोसोम का एंड है वो कटने लग जाता है। ठीक है, और लगभग 40 to 50 रेप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है, लगा लीजिए ये आपकी सेल है, इसने रेप्लिकेट किया, तो ये पहली रेप्लिकेशन होगी, फिर इन्होंने रेप्लिकेट किया, ये दूसरी होगी, इसी तरीके से 40 से 50 बार तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 40 से 50 के बाद आपके क्रोमोसोम की हालत कुछ इस तरीके की हो जाएगी, क्योंकि जो एंड्स हैं वो कट चुके हैं पूरी तरीके से। एंड्स जो हैं, जो टीलोमियर थे आपके, वो गायब हो चुके हैं। और टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है, टीलोमियर के ऊपर कोई जीन नहीं होता, इसके ऊपर कोई जीन नहीं होता, इसके ऊपर रिपीट्स मिलते हैं आपको। इसके ऊपर क्या मिलते हैं आपको, रिपीट्स।
एक ही सीक्वेंस के आपको यहाँ रिपीट देखने को मिलेंगे। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर ये कुछ इस तरीके के रिपीट आपको देखने को मिलेंगे, बार बार यही 6 न्यूक्लियोटाइड इसी सीक्वेंस में रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो टीलोमियर वैसे तो देखा जाए तो कोई काम ही नहीं है, कटता रहे टीलोमियर जब तक कटेगा, लेकिन 40 से 50 बार प्रोसेस होने के बाद टीलोमियर इतना कट जाएगा कि अगर सेल अब दोबारा रेप्लिकेशन करती है तो जो आपके इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो कटने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट जीन्स जो कि आपकी बॉडी को मेंटेन रखने का, सेल को मेंटेन रखने का काम करते हैं, अगर वो कटते हैं तो यहां पे आती है दिक्कत। ठीक है, और ये जो दिक्कत है इसको आप यहाँ ये वाली जो दिक्कत है, और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया, इसी को बोला जाता है द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी जो नेचुरल डेथ है उसमें भी इसका रोल होता है। मैं समझाता हूं आपको, देखिए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सेल जो है 40 से 50 बार डिवीजन करने के बाद वो सेल डिवीजन को रोक देगी। सेल डिवीजन 40 से 50 बार डिवाइड करने के बाद एक सेल जो है वो डिवाइड करना रोक देती है। इस चीज को बोलते हैं हम सेनिसेंस। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेनिसेंस। स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो सेनिसेंस जो है उसका मतलब क्या है कि जो डीएनए सॉरी जो आपकी सेल डिवीजन है वो अब नहीं होगी, सेनिसेंस आ चुकी है। तो हर सेल जो है वो 40 से 50 बार रेप्लिकेट करने के बाद डिवीजन करने के बाद डिवीजन को रोक देती है। इस चीज को बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और ये जो लिमिट है ना कि 40 से 50 बार ही डिवाइड करेगी, इस चीज को बोलते हैं द हेफ्लिक्स लिमिट। ये हेफ्लिक्स लिमिट जो है एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे बेस है, एडवर्ड हेफ्लिक्स थे, शायद अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक आपके, तो आई थिंक एडवर्ड हेफ्लिक्स है। बाकी मैं चेक करके आपको बता दूंगा कमेंट में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो। जो उनके जो नोमेनक्लेचर है यहाँ पे हेफ्लिक्स लिमिट का, वो उनके हिसाब से दिया गया था। इनसे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे वो। उनका मानना ये था कि जो आपकी सोमेटिक सेल्स हैं अगर आप उनको सही कंडीशंस दें तो वो डिवाइड करती रहेंगी लाइफ टाइम के लिए। तो उनको गलत प्रूव किया था हेफ्लिक्स ने, और उन्होंने दी थी आपकी हेफ्लिक्स लिमिट। हेफ्लिक्स लिमिट क्या कहती है कि कोई भी सेल 40 से 50 बार सेल डिवीजन करने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उसके जो टीलोमियर हैं वो कट चुके होंगे और आपके जो जीन्स हैं वो कटने लग जाएंगे। ठीक है, और जीन्स जब कटने लग जाएंगे तो जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगी, सेनिसेंस आ जाएगी। ओके, अच्छा, इसमें एक छोटी सी दिक्कत और भी है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं हमारे अंदर, और ये सारे सेल एक सेल से आए हैं। उस सेल का नाम है जाइगोट। उस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। क्योंकि हमारी बॉडी में जब एग और स्पर्म, आपका ये आपका एग है और ये आपका स्पर्म है, जब इनका फ्यूजन होता है तो आपका जाइगोट बनता है। वो जाइगोट एक सिंगल सेल है। तो अगर देखिए, जाइगोट एक सेल है और हेफ्लिक्स लिमिट के अनुसार ये सेल 40 से 50 बार ही डिवीजन कर सकता है, तो हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे हैं? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है ना कि हमारे अंदर एक सेल से इतने सारे सेल्स कैसे आ गए। इसका मतलब कि जो हेफ्लिक्स लिमिट है ये सारे सेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन से सेल्स पे हेफ्लिक्स, जो एक्सेप्शंस हैं हेफ्लिक्स लिमिट के, वो कौन से हैं आपके पास? आपके पास एम्ब्रियोनिक सेल्स जो एम्ब्रियो को बनाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं जिनको, या एम्ब्रियोनिक सेल्स बोलते हैं जिनको, उनके अंदर हेफ्लिक्स लिमिट काम नहीं करती। आपके मैच्योर बॉडी में भी जो कुछ स्टेम सेल्स होती हैं उनके अंदर भी हेफ्लिक्स लिमिट काम नहीं करती। और आपकी जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स के अंदर भी हेफ्लिक्स लिमिट काम नहीं करती। तो भाई हेफ्लिक्स लिमिट काम क्यों नहीं करती? टीलोमियर जो कि आमतौर पे कट रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि टीलोमियर जो है वो आपका कट रहा है बार बार, ये चीज को फिर रोकता कौन है? इस चीज को रोकने के लिए एक आपका जो एंजाइम है वो आता है जिसको बोलते हैं द टेलोमरेज। ओके, सो टेलोमरेज एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका टेलोमियर की लेंथ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अगर आपका टेलोमियर मतलब जो टेलोमियर को कटने से बचाने का काम जो है वो आपका टेलोमरेज करता है। और टेलोमरेज जो है ये जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे ना, 3 और भी होते हैं वैसे, इन 3 के अंदर आपका टेलोमरेज एक्टिव होता है। ठीक है, तो टेलोमरेज करता क्या है? देखिए, सबसे पहले टेलोमरेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। टेलोमरेज का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। टेलोमरेज एक्चुअली एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है।
राइबोप्रोटीन बोल लीजिए आप, इसमें राइबो आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टीलोमरेज है, सॉरी राइबोप्रोटीन नहीं होता है, राइबो न्यूक्लियो, मैं बोल सही रहा हूँ, लिख मैं गलत रहा हूँ। तो आपका जो राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन है आपका टीलोमरेज, मतलब कि राइबो न्यूक्लियो का मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब कि आरएनए भी है आपके पास और प्रोटीन भी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है और इसके अंदर आरएनए होता है आपका कुछ। आरएनए को हम यहाँ पे एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। आरएनए जो है आपका, ये आरएनए ने हेयर पिन लूप्स बना रखे हैं और आरएनए कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है टीलोमियर के अंदर। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है टीलोमरेज का, ठीक है। ये आपका एंजाइम है टीलोमरेज, ओके। टीलोमरेज में ये जो है आपका, ये है आपका टीलोमरिक सॉरी टीलोमरेज आरएनए, ये क्या है आपका टीलोमरेज आरएनए। और इसकी अगर मैं बात करूं तो जो टीलोमरिक आरएनए है इसके ऊपर एक सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस क्या होती है, AAUCC, ओके। एक और सी, AAUC। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा है इससे, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, मैंने आपको बताया था जो हमारा टीलोमियर है उसके ऊपर रिपीट्स होते हैं, है ना। और रिपीट्स की सीक्वेंस क्या होती है, TTAGGG। थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, TTAGGG। तो अगर आप ध्यान दें तो ये सीक्वेंस जो है आपकी और ये जो सीक्वेंस है आपकी जो टीलोमरिक आपका डीएनए है, ये दोनों एक दूसरे से काफी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, काफी क्या, पूरी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, ये आपका 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका आरएनए है टीलोमरेज आरएनए, उसके ऊपर सीक्वेंस होती है ये वाली, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है आपकी जो टीलोमरिक आरएनए पे जो रिपीट्स हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब इसका फायदा क्या है भैया, देखिए फायदा जरूर समझिए, फायदा समझना जो है यहाँ पे जरूरी है। जो आपका टीलोमरेज है, टीलोमरेज आरएनए जो है, इसकी शॉर्ट फॉर्म TER है, इसको TER भी बोल देते हैं। इसका साइज जो है वेरी करता है आपका 150 बेस पेयर से लेके 1300 बेस पेयर तक भी देखा गया है अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। सो आपका जो टीलोमरेज है इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसको नो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नीडेड, इसको कोई प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नहीं चाहिए होता काम करने के लिए, ओके। इसको कोई प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नहीं चाहिए होता, ये बिना प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के भी अपना काम कर सकता है। अब जैसे इमेजिन कीजिए, अब ये यहाँ पे बाइंड किया है, इसके बाद ये करेगा क्या, एक्चुअली हमें इतना लंबा नहीं लेना चाहिए था यार, हमने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी। मान लीजिए कि आपका ये जो डीएनए है ये सिर्फ यहीं तक है, ये जो है आपका सिर्फ यहीं तक है और ये आपका 3 प्राइम एंड है और ये आपका 5 प्राइम एंड होगा उस तरफ जहां भी ये एंड हो रहा है। तो देखिए ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है डीएनए सिंथेसिस करवाएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास टीलोमरिक आरएनए है, उसको एज ए ये टेम्पलेट यूज करेगा और यहाँ पे ये इसको जोड़ के लंबा करता जाएगा। क्या, देखिए कुछ कंडीशंस जो है यहाँ पे आपकी इस तरह की बनेगी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, फिर टी, फिर टी, फिर यू का कॉम्प्लीमेंट्री जो है आपका ए है, सी का आपका जी है। तो ये देखिए इसको ऐसे लंबा कर देगा और जैसे यहाँ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर जाएगा और फिर और लंबा कर देगा, फिर आगे शिफ्ट कर जाएगा, फिर इसको इंक्रीज कर देगा लेंथ को। तो इस तरीके से ये 3 प्राइम एंड वाला जो आपका टीलोमरिक डीएनए है इसको बढ़ाता रहता है। लेकिन एक मिनट, ये 3 प्राइम एंड को बढ़ा रहा है ना, ये 3 प्राइम एंड को बढ़ा रहा है, लेकिन कटा कौन सा था, अगर आप थोड़ा सा वापस जाएं और ध्यान दें, अरे भैया अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कटा तो 5 प्राइम एंड है, यहाँ भी और यहाँ भी कटा 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड को बढ़ाया जा रहा है। ये क्या लॉजिक है भैया, कैसे काम कर रहा है आपका ये डीएनए टीलोमरेज। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको बढ़ाना चाहिए लेकिन इसको तो बढ़ा नहीं रहा है, ये बढ़ाए किसके, ब्लडी हेल, हाँ ये बढ़ाए किसको जा रहा है, ये इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों, ये इसको क्यों इंक्रीज कर रहा है जबकि कटा हुआ वो है। तो देखिए ये एक्चुअली दिक्कत ये है जो आपके पास यहाँ पे आपका 5 प्राइम एंड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भले ही प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन नहीं चाहिए होता,
प्राइमर टेम्पलेट इंजेक्शन नहीं चाहिए होता, लेकिन 3 प्राइम OH तो चाहिएगा ना। जुड़ेगा कहाँ? जुड़ता तो जो आपका इनकमिंग DNTP है, मैंने हमेशा बताया आपको, वो 3 प्राइम OH ग्रुप पे ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड है ही नहीं, यहाँ तो 5 प्राइम एंड है। तो ये क्या करता है, 5 प्राइम इसको तो बढ़ा नहीं सकता, इसको लंबा कर देता है। आप कहेंगे इसको लंबा करने का क्या फायदा है, तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा एक डायग्राम के साथ, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं थोड़ा सा डायग्राम जो है आज कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। देखिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ इस तरीके से हम डायग्राम से समझेंगे। पेस्ट कीजिए यहाँ पे जी। ओके, तो कंडीशन हो क्या रही है, कुछ इस तरीके की थी। इसको बोलते हैं ओवरहैंग। ये जो आपका 3 प्राइम एंड आगे निकला है ना, इसको बोलते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग, क्योंकि ये बाहर लटका हुआ है अकेला ही, और 3 प्राइम एंड है, तो इसको 3 प्राइम, ये जो आपका ये वाला सेगमेंट है, इसको बोलते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग। तो टेलोमरेज क्या करता है, इसी को बढ़ा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने टेलोमियर के 3 प्राइम एंड को बढ़ा दिया। तो इसको क्यों बढ़ाया, देखिए 5 प्राइम एंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, इसको तो बढ़ा ही नहीं सकते, इसके पास 3 प्राइम OH जो कि नेसेसरी है वो नहीं है, तो ये इसको बढ़ा रहा है। तो ये इसको इसने इंक्रीज कर दिया लेंथ को। अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइमर जुड़ा है, और DNA रेप्लिकेशन जो है, सिंथेसिस जो है, वो इस डायरेक्शन में हो गया है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसने बढ़ा दी है लेंथ जो है आपकी टेलोमियर की, लेंथ ऑफ टेलोमियर जो है बढ़ गई है। ठीक है, वो इंक्रीज तो हुई है, तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अब देखिए, अब आप कह रहे हैं अरे भैया बढ़ तो गई है, लेकिन जो ये प्राइमर यहाँ पे जुड़ा है, जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पे ओवरहैंग तो फिर रह जाएगा। ओवरहैंग तो रह जाएगा, लेकिन आप ये देखिए ना कि टेलोमियर की ओवरऑल लेंथ तो मेंटेन है ना, पहले भी इतनी थी, और देखिए पहले भी इतनी थी और अब भी उतनी है। तो टेलोमियर की लेंथ को मेंटेन करना, ठीक है, टेलोमियर की लेंथ को मेंटेन करना है हमने। तो लेंथ जो है वो मेंटेन है आपकी, तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब आप कान को आप कैसे ही पकड़ें, पकड़ना तो कान ही है, लेंथ आपको मेंटेन रखनी थी, लेंथ आप मेंटेन रख चुके हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये फंक्शन है आपका टेलोमरेज का, बड़ी ही गजब की चीज है आपकी टेलोमरेज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टेलोमरेज का भी आपका जो है प्रोसेसिव नेचर होगा। ठीक है, मतलब एक ही बार में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है उनका एडिशन कर दिया जाता है। और इसी के साथ देखिए, हमने हमेशा पढ़ा है ना कि सॉरी, डीएनए से जो डीएनए की कॉपी बनाते हैं उनको बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए से जो आरएनए बनाते हैं उनको बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेजेस। लेकिन जो आरएनए से डीएनए बना दें उनको क्या कहेंगे भैया, उनको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। ठीक है, जो तो यहां पे भी हो तो क्या रहा है, देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये आरएनए है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आरएनए है, आरएनए का यूज करके डीएनए बनाया जा रहा है। तो इसमें जो आपकी टेलोमरेज की वो साइट होती है जो कि बना, तो टेलोमरेज की जो साइट है जो कि यूज, टेलोमरेज को हम इनफैक्ट टेलोमरेज को ही बोल सकते हैं। आप टेलोमरेज जो है एक तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके इस साइट को, ये जो आपको यहाँ पे इस कलर में दिख रही है, इसको बोला जाता है टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इसको बोलते हैं TERT, टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि आरएनए का यूज करके ये डीएनए बना रहा है आपका। ओके, सो यहाँ पे बड़ा ये आपने टेलोमरेज ने अपना काम कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपका टेलोमरेज जो है वो सोल्व करता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया, देखिए टेलोमरेज को मेंटेन करना जरूरी है, टेलोमरेज को कंट्रोल करना भी जरूरी है। कंट्रोल क्यों करना जरूरी है, देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है ना, कि अगर हमारे टेलोमरेज एक्टिव रहेंगे तो हमारी सेल कभी नहीं मरेंगी, सेल जो है आपकी क्या हो जाएंगी, इमोर्टल। अच्छा, सेल इमोर्टल है तो आपका टिश्यू भी इमोर्टल हो गया, है ना। टिश्यू इमोर्टल हो गया तो ऑर्गन्स इमोर्टल हो गए, और ऑर्गन्स अगर इमोर्टल हो गए तो ऑर्गन सिस्टम भी इमोर्टल हो गए, और ऑर्गन सिस्टम ही अगर इमोर्टल हो गए तो आपका इंसान ही क्या बन जाएगा, हम भी इमोर्टल हो जाएंगे। अब हम सोचेंगे अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना, लेकिन देखिए एक्चुअली इमोर्टैलिटी, इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी। ये सेल के अंदर देखने को मिलती है आमतौर पर, बायोलॉजिकल
इमोर्टैलिटी मतलब कि एक सेल जो है वो रेप्लिकेट करता ही रहे करता ही रहे करता ही रहे। ये आमतौर पे बैक्टीरिया के केसेस में आपको मिलती है। किसके केस में देखने को मिलेगी आपको? बैक्टीरिया के। लेकिन बैक्टीरिया में भी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं, आपको इसको कुछ कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हैं। बैक्टीरिया और जो आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर आपको बायोलॉजिक सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, नॉट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया के अंदर आपको बायोलॉजिकल इमोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप इसको सही कंडीशंस प्रोवाइड करें, मैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाला स्टार लगा रहा हूँ, अगर सही कंडीशंस दे तो बैक्टीरिया डिवाइड करता ही रहेगा। और सोच के देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, ये ऐसे बीच में से बाइनरी फिजन करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको बैक्टीरिया 1 कहूँ, तो ये बैक्टीरिया 1 अब इनमें से कौन सा हुआ? ये है बैक्टीरिया 1 या फिर ये है? तो आप पहचान ही सकते ना, क्योंकि पूरी बॉडी डिवाइड होगी, सारा जो बैक्टीरिया है वो दो में डिवाइड हो गया। तो फिर ये आगे डिवाइड कर जाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो इमोर्टल हो सकता है। इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी। जो हमारा असली वर्ड है इमोर्टल, उसका मतलब है जो मरे ही ना। लेकिन बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी का मतलब है कि डिवाइड करता रहे सेल, ठीक है, नई जनरेशन आती रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मरेगा ही नहीं। अगर आप इसको हार्श कंडीशंस देंगे या फिर फूड से डिप्राइव रखेंगे तो उस केस में यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी। अब ह्यूमंस के केस में बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण है कुछ। देखिए, सबसे पहला तो अगर आपकी जो एज बढ़ती है, आपकी एज भले ही बढ़ रही हो, टेलोमरेज का यूज करके आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट नहीं है, इसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन आपकी जो एज बढ़ती है वो ये आपका 0 है और लगा लीजिए आप 100 साल तक जी रहे हैं, तो आप 100 साल के बाद वाली बढ़ा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग तो वैसे भी फिट नहीं है। और सर्वाइव आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सर्वाइव आप कर नहीं पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप इवोल्यूशन के लिए, स्पीशीज के लिए अच्छी बात नहीं है कि इमोर्टल होना, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी यहाँ पे जो टेलोमरेज है वो हर सेल में एक्टिव नहीं होता। ना तो हमारी सेल्स इमोर्टल हैं, ना हमारे टिश्यू इमोर्टल हैं, ना हम इमोर्टल हैं। हम भी एक दिन आने पे मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेलोमरेज जो है फंक्शन करता है। अब हम देखते हैं टेलोमरेज को जो है कंट्रोल करने का काम किन प्रोटीन्स का है। इसको हम दो केसेस में देखेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया के केस में और ह्यूमंस के केस में। तो यहां पे मैं एक पिक्चर का यूज करना चाहूंगा। ओके, सो देखिए यहां पे क्या हो रहा है। ये एक जो पहला केस है ये आपका है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया का, ठीक है, यीस्ट के अंदर, यीस्ट लिख देता हूं मैं सिंपली। ये आपका है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? देखिए यहाँ पे जो यीस्ट है इसके अंदर आपके पास एक प्रोटीन आएगा जिसको बोलते हैं रैप1। रैप1 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड किया और उसके ऊपर बाइंड करते हैं दो प्रोटीन, रिफ1 एंड रिफ2, ठीक है। अगर ये बाइंड है, ठीक है, अगर ये बाइंड है और ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब नजदीक है, तो ये टेलोमरेज बाइंडिंग को इनहिबिट करेंगे। टेलोमरेज की जो बाइंडिंग है आपकी वो नहीं होगी, उसका इनहिबिशन हो जाएगा, तो टेलोमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, सिंपल है। ह्यूमंस के केस में अलग अलग प्रोटीन है आपके पास। जो रैप1 है इसकी जगह आपके पास आते हैं TRF1 है आपके पास और TRF2 है। TRF1 और TRF2 के साथ साथ यहाँ पे आपका रैप1 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, रैप1 वही वाला। और यहाँ पे आपके 3 प्रोटीन जुड़े होते हैं, टिन2, TPP1 और पोर्ट1, ठीक है। जो पोर्ट1 है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ तो इंटरेक्ट करता ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर लगा लीजिए यहाँ पे हमारा टेलोमरेज आता है बाइंड कराने के लिए, ये हमारा टेलोमरेज जो है आ रहा है यहाँ पे,
और अगर ये आसपास मौजूद हैं तो ये इसको इनहिबिट करेंगे, ये इसको बाइंड नहीं करने देंगे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि लगा लीजिए कि कुछ इस तरीके की कंडीशन है आपकी, और ये सारे जो प्रोटीन है ये कुछ यहाँ प्रेजेंट है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं टीलोमरेज के आसपास तो है नहीं, क्लोज प्रोक्सिमिटी नहीं है, तो इस केस में टीलोमरेज यहाँ पे बाइंड करके अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो दोनों प्रोटीन है ये कंट्रोल करते हैं आपके टीलोमरेज को। इसी के साथ साथ एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आपका लगा लीजिए यहाँ पे जो आपके एंड्स हैं टीलोमियर के, उनके ऊपर मैंने आपको बताया कि 3 प्राइम ओवरहैंग होगा, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका टेम्पलेट है। ओके, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक दूसरा कलर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है आपका, कुछ इस तरीके से। ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है इस केस में, अब देखिए अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो अगर ये एंड्स जो हैं, ये टीलोमियर, ये हमारे क्रोमोसोम के एंड है ना, टीलोमियर है, अगर ये ऐसे ही खुले में पड़े रहे तो इनके ऊपर एक्सोन्यूक्लियस आके इनकी बैंड बजा देंगे। एक्सोन्यूक्लियस जो है इनको यहाँ से डिटीरियोरेट करना शुरू करेंगे और तोड़ते तोड़ते इनको एक तरह से फिनिश कर देंगे। उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं आपका टी लूप। टी लूप कैसे बनता है देखिए, इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कुछ इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। ये है आपकी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और ये है आपका, और ये आपका टेम्पलेट है। ये 3 प्राइम ओवरहैंग है, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 5 प्राइम एंड, और ये आपका 3 प्राइम। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। और होता क्या है यहाँ पे, देखिए हो क्या रहा है, इस चीज को समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आप स्ट्रैंड इन्वेजन, यहाँ पे क्या होगा आपके पास स्ट्रैंड इन्वेजन, जो आपकी यहाँ पे ये वाला 3 प्राइम ओवरहैंग है ना, ये इसके अंदर इन्वेड कर जाएगा। कैसे कैसे करेगा ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है देखने को मिलेगी आपको। ओके, ये आपका टेम्पलेट है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये आपकी न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, जो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर घुस गया, तो यहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स बनता है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल हेलिक्स। हमें लगता है कि डीएनए सिर्फ डबल हेलिक्स बनाता है ना, हम देखते हैं कि डीएनए सिर्फ जो है वो डबल हेलिक्स बनाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। डीएनए आपका ट्रिपल हेलिक्स भी बनाता है, या जिसको ट्रिप्लेक्स बोलते हैं या ट्रिपल हेलिक्स भी बोल देते हैं आप, वो भी बनाता है। 4 क्वाड्रुप्लेक्स जिसको बोलते हैं वो भी बनाता है। ठीक है, जी क्वाड्रुप्लेक्स, ये भी आपको आमतौर पे टेलोमियर के एंड पे ही देखने को मिलेगा, पर हालांकि जो सबसे मेन है वो आपका है टी लूप। ठीक है, जी क्वाड्रुप्लेक्स में आपकी एक ही स्ट्रैंड जो है वो कुछ इस तरीके से घूमती है, और आपके एक ही स्ट्रैंड है ये जो घूम रही है। ठीक है, और यहाँ पे ग्वेनाइन होगा, यहाँ पे ग्वेनाइन होगा, यहाँ पे ग्वेनाइन होगा, यहाँ पे ग्वेनाइन होगा, ये एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये बनता है आपका जी क्वाड्रुप्लेक्स। मतलब कि 4 स्ट्रैंड जो हैं वो मिल रही हैं यहाँ पे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रही हैं। और यहाँ पे वाटसन और क्रिक बेयरिंग नहीं होती। वाटसन और क्रिक बेयरिंग मतलब ए जो है वो टी के साथ, जी जो है सी के साथ, ये है आपकी नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस बेयरिंग। यहाँ पे होती है आपकी होक्सटीन एच बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपकी कौन सी होगी, होक्सटीन बॉन्डिंग होती है आपकी ट्रिपल हेलिक्स में भी और जी क्वाड्रुप्लेक्स में भी। ओके, मेनली आपको टी लूप पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है, जिसके ऊपर एक्सोन्यूक्लियस आके अपना यू कैन से यहाँ पे अटैच करके इसको एक एक न्यूक्लियोटाइड करके इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कहीं पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचा ही नहीं है। तो जो टी लूप है उनका काम होता है आपका, जो डीएनए के एंड्स हैं जो ओवरहैंग है, 3 प्राइम ओवरहैंग जैसा कि यहाँ पे है, इनको स्टेबलाइज करना, और डीएनए को जो डीएनए के एंड्स हैं उनको डिटीरिएट होने से बचाना। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूं कि आज हमने क्या क्या किया। आज एक्चुअली सेशन काफी लंबा हो गया जहां तक मुझे लग रहा है। तो हमने शुरू किया था आपके रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो हमने इसमें पढ़ा कि कैसे होती है इनिशिएशन, एक साइकिल, एक बार में
एक डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक ही बार होनी चाहिए और सिर्फ एक ही बार होनी चाहिए, वंस एंड वंस, ओनली वंस। उसके बाद हमने पढ़ा ORC, उसके साथ कैसे जो है अदर आपके प्रोटीन जो है वो आके रिक्रूट होते हैं, ठीक है, कैसे एक्टिवेशन होती है, G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है। फिर हमने पढ़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में हमने यूकैरियोट्स के केस में फ्लैप बनता देखा, फिर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आया। फिनिशिंग प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा जब फिनिशिंग रेप्लिकेशन होती है तो कैसे होती है। फिर हमने यूकैरियोट के केस में देखा, फिर हमारे पास एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आई, फिर हेफ्लिक्स लिमिट थी, और लास्ट में हमने देखा टीलोमरेज, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंट्रोल। और उसके बाद हमने देखा कि जो आपके जो टीलोमरिक एंड्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बनाए टी लूप या फिर आप बनाए जी क्वाड्रुप्लेक्स। ये दो तरीके हैं आपके पास, ये आपका टी लूप है और ये आपका जी क्वाड्रुप्लेक्स है। दोनों में ऑक्सीन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वाटसन क्रिक पेयरिंग नहीं होती। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ करेंगे, जिसमें कुछ एग्जाम से, जैसे आपके पास CSIR नेट का एग्जाम है, उसके PYQ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए बेसिक्स टू एडवांस है ना सीरीज का नाम, तो नेट जो है वो आपका एक एडवांस एग्जाम है, तो नेट से भी हम क्वेश्चन उठाएंगे, हम नीट से भी उठाएंगे जो कि आपका एक बेसिक है मैं कहूंगा, तो वहां से भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। कुछ यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे हम। ये सेशन आपका लगभग 1 घंटे का होने वाला है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चंस को पोस्ट भी कर दूंगा, अगर आप आंसर करना चाहें तो वहां से भी आप कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.